मेरा नाम तान्या मिश्रा है। मैंने CAPF 2022 की परीक्षा में 26वीं रैंक हासिल की है। महिलाओं की श्रेणी में ये दूसरी रैंक है। आज DKT के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप CAPF के पेपर को अप्रोच कर सकते हैं और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। मैंने CAPF के साथ ही बहुत ही अलग दूसरे एग्ज़ाम्स भी दिए हैं। मैंने CDS का एग्ज़ाम भी दिया है कई बार, AFCAT भी दिया है और वो सारे मैंने क्लियर किए हैं। एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स मैंने CDS एंड AFCAT के रिटन एग्ज़ाम को क्लियर किया है, बट आई वाज़ नॉट एबल टू गेट थ्रू दी SSB स्टेज। तो आज मैं आपको वीडियो में ये सब बताऊंगी कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपको अपने अटेम्प्ट्स को वेस्ट ना करना पड़े, और किस तरीके से आपको पेपर को अप्रोच करना चाहिए और आपका पूरा एटीट्यूड क्या रहना चाहिए पेपर की तरफ, ताकि आपको पहले ही प्रयास में सफलता मिल सके। CAPF में भी मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द पेपर 1, लेकिन मैंने स्ट्रैटेजी को चेंज किया अपनी, और दूसरे प्रयास में आई वाज एबल टू गेट दिस रैंक। पहले मैं आपको CAPF की परीक्षा के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। CAPF की परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहले चरण में आपके पास 2 रिटन पेपर्स होते हैं। पहला आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है और दूसरा आपका इंग्लिश का पेपर होता है जो कि रिटन होता है। जब आप ऑब्जेक्टिव का पेपर क्लियर करते हैं जिसका कि कट ऑफ निकलता है, तो उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल और मेडिकल के कुछ टेस्ट होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जब आप वो भी क्लियर कर लेते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके कोई मार्क्स नहीं जोड़ते। जब आप इसको भी क्लियर कर लेते हैं, फिर आप इंटरव्यू स्टेज के लिए जाते हैं। इंटरव्यू आपका कुछ मार्क्स का होता है और एंड में आपकी मेरिट बनती है। मेरिट में आपके ऑब्जेक्टिव के पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के एक टोटल स्कोर बनाया जाता है, जिसके बेसिस पे आपको मेरिट में आपकी रैंक मिलती है। अब पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है। पेपर 1 आपका GS और मैथमेटिक्स और साइंस, मैथमेटिक्स आई मीन रीजनिंग, इन 3 कोर सब्जेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। जो GS का पेपर होता है, क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज की साथ में तैयारी की थी, तो मेरी बुकलेट थोड़ी सी वास्ट है। पर आप क्या कर सकते हैं कि GS के लिए कोई भी CAPF की अरिहंत की किताब फॉर एग्जांपल आती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। लक्ष्मीकांत का इस्तेमाल आप पॉलिटी के सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। पॉलिटी इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ वेरी स्कोरिंग। उसी के कंपैरिजन में हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि मार्क्स मिलने के थोड़े से चांसेस कम रहते हैं। जब आप तो यहाँ पे आप पॉलिटी आपका काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसके साथ ही साइंस आपका काफ़ी स्कोरिंग है, उसके लिए आप लूसेंट की किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रीजनिंग आपकी ऐसी सब्जेक्ट है जो आप फुल अटेम्प्ट कीजिए, आपके वो फ्री के मार्क्स होते हैं एक तरीके से। उसके लिए आप कोई भी रीजनिंग की किताब उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। माई मिस्टेक फ्रॉम द प्रीवियस अटेम्प्ट इज कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करती थी और मैं कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी। तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि जब आप ऑब्जेक्टिव का पेपर दे रहे हैं, ये पेपर 1, तो यू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। 125 क्वेश्चंस होते हैं, 250 मार्क्स का पेपर होता है ये। आई रिमेंबर मैंने अपने टाइम पे 125 में 116 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। देर आर सर्टेन क्वेश्चंस, फॉर एग्जाम्पल हमारे टाइम पे एक आया था, एक पार्टीशन के ऊपर किताब थी, तो वो किताब किसने लिखी है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप ना गेस वर्क इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अवॉइड कर देना चाहिए। लेकिन जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप थोड़ा सा अप्लाइड नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मैक्सिमम इज़ वन ऑफ द की, और पॉलिटी, साइंस एंड रीजनिंग पे ध्यान देना इज़ अनदर वन। जब आप इसको दे देते हैं, तो दोपहर की श्रेणी में आपका पेपर होता है पेपर 2, जो कि आपका इंग्लिश का बेसिकली पेपर होता है। इसमें आपके 6 एसेज होते हैं जिसमें आपको 4 लिखने होते हैं, 2 रिपोर्ट राइटिंग होती हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक प्रेसिस राइटिंग होती है, एक पैसेज आता है और बाकी ग्रामर होती है। जब आप ऐसे के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे को अप्रोच कैसे करना है। ऐसे आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था कि हाउ कैन वी स्टॉप वॉर्स। उस वक्त रशिया यूक्रेन का कंटेक्स्ट था, तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। तो वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग कैसे की। स्टार्टिंग का जो इंट्रो होता है, क्योंकि आपको 3 पेजेस मिलते हैं और एन एवरेज आपको हर पेज में 100 वर्ड्स लिखने हैं। कॉपी पूरी भरिए। रिमेंबर दिस, यू हैव टू अटेम्प्ट द एंटायर पेपर एंड यू हैव टू फिल द पेजेस, बट नॉट एनीथिंग, यू हैव टू मीनिंगफुली फिल द पेजेस। तो ऐसे कैसे मैंने अप्रोच किया था।
हाउ टू स्टॉप द वॉर्स, मैंने स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन में कैसे प्रीवियस वॉर्स थी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर एरा, फिर द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। फिर क्योंकि क्वेश्चन है कि स्टॉप कैसे करना है वॉर को, तो आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैंने कैसे यूनाइटेड नेशंस में हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं, इंडिया का नॉर्म्स फ्रेमवर्क है उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे कैसे हमें ध्यान देना चाहिए, इन सारे कीवर्ड्स को आप इस्तेमाल कीजिए। इंडिया की गार्डगिल्स ट्रेजेडी है और वो हमारा पंचशील का फ्रेमवर्क है। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप अपना बॉडी बनाइए और एक कंक्लूजन को आप अपने इंट्रोडक्शन से लिंक जरूर कीजिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट। कोट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज। जब उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल मैं आपको आर्ग्यूमेंट राइटिंग का देती हूँ। आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे में एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आया था, वो ये था कि जो वीडियो गेम्स होते हैं दे शार्पन द माइंड। नाउ नॉर्मल कन्वेंशन इज कि वीडियो गेम्स आर नॉट गुड फॉर द पीपल, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था कि वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड। तो यहाँ पे आपको फेवर में कम से कम 4 स्टेटमेंट्स लिखनी है और अगेंस्ट में 4 स्टेटमेंट्स लिखनी है। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, स्टार्टिंग में आप एक इंट्रोडक्शन डालिए। इंट्रोडक्शन आपका होना, इसमें भी आपको 3 पेजेस मिलते हैं एक आर्ग्यूमेंट लिखने के लिए। स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन लिखिए जिसमें कि आप एक बैलेंस फ्रेमवर्क लेके चाहिए, प्रेजेंट कंटेक्स्ट बताइए। तो मैंने उसमें बताया था कि कैसे गेमिंग एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, कैसे बड़े बड़े जो गेमिंग हाउसेज हैं, टेंसेंट है, सोनी है, किस तरीके से वो एक्सपैंड हो रहे हैं और 15 to 30 का जो एज ग्रुप है वो उनका टारगेट ऑडियंस होती है। फिर मैंने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया, जैसे हाउ इट शार्पन्स द माइंड। तो शार्पन्स द माइंड में मैंने आर्ग्यूमेंट कैसे दी, लाइक माय फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वाज कि उससे आप जैसे सुडोकू जैसे जो गेम्स होते हैं उनसे आपका ब्रेन बढ़ता है, जो चेस होता है जो आप ऑनलाइन प्ले करते हैं उनसे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स बढ़ती हैं। एवरी आर्ग्यूमेंट यू राइट सब्सटैंशिएटेड विद एन एग्जाम्पल, विदाउट एग्जाम्पल योर आर्ग्यूमेंट इज हॉलो। तो आपको एग्जाम्पल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने किया था जैसे कि दूसरी आर्ग्यूमेंट थी मेरी कि उससे आपकी सोशल स्किल्स बढ़ती हैं, जैसे कि जो डिस्कॉर्ड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों से बात कर सकते हैं, तो सोशल स्किल्स बढ़ती हैं। ऑल्सो यू गेट टू नो अबाउट द वेपन्स, जो आपके स्नाइपर होता है या बाकी जो वेपन्स होते हैं ऊजी वगैरह उनके बारे में आपको पता चलता है। देन इट ऑल्सो increases your knowledge of history, for example. So I substantiated with the example of कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसमें आपको वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री पता चलती है, तो इट स्टेज इन द माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये शार्पन कर रहा है माइंड को। कैसे अगेंस्ट में मैंने लिखा था, जैसे WHO ने कहा है कि इट्स अ मेंटल हेल्थ कंसर्न, कैसे ये एक तरीके का एडिक्शन बन जाता है, हाउ इट अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ, राइजिंग नंबर ऑफ सुसाइड्स आर देयर। देन ऑल्सो ओबेसिटी कैसे बढ़ जाती है बच्चों में व्हेन दे आर स्टक टू द वीडियो गेम्स। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 को मैंने यहाँ पे कोट किया था। तो विद एवरी आर्ग्यूमेंट यू राइट कोट इट विद एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन ये आता है हम इतने एग्जाम्पल्स लाएं कहाँ से, तो कहाँ से आप लाएंगे, आप करंट अफेयर्स से लाएंगे। करंट अफेयर्स जब आप पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं तो वही चीज आपकी पेपर 2 में भी हेल्प करेगी। उसके लिए आप मंथली मैगजीन्स आती हैं, फ्री रिसोर्स है ये। आप फॉर एग्जाम्पल विजन IAS की इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इस्तेमाल की थी। ये आप कहेंगे कि ये IAS के एग्जाम के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली लेवल ऑफ पेपर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, सो यू हैव टू पुट इन एन एक्स्ट्रा एफर्ट। तो आप मंथली मैगजीन्स को फॉलो कीजिए, कम से कम 100 पेजेस की होती हैं। इससे एक एज आपको ये मिलती है कि कोई भी क्वेश्चन आपका चाहे ऑब्जेक्टिव में हो वो इनसे बाहर नहीं आएगा, सब कुछ कवर हो जाता है। आप कोई और भी कोचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इट डजंट मैटर, दीज आर फ्री रिसोर्सेज जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। ऑल्सो इनसे आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं, आपको कंटेक्स्ट समझ में आएगा। ऑल्सो ऑलवेज रेगुलरली रीड द पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस को आप फॉलो कर सकते हैं या फिर द हिंदू को फॉलो कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। जब आप इसको क्लियर करते हैं तो अब जैसे मैंने आपको अपना पेपर 2 बताया, आई गॉट 107 इन पेपर 2 विच इज़ अ रिस्पेक्टेबल स्कोर। ये स्कोर आपको एज दिलाता है और वो आपको तभी मिलेगा जब आप फैक्ट्स का इस्तेमाल खूब करेंगे एंड देयर आर नॉट हॉलो स्टेटमेंट्स। जब आप इसको पास करते हैं, ग्रामर इज वेरी स्कोरिंग, उसको आप गलत नहीं कर सकते हैं, तो ग्रामर इजी भी आती है, प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपको 1-1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। अब जब आप पेपर क्लियर कर लेते हैं, आप अनुमान अपना अंदाजा लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ देके कि आप पेपर क्लियर कर रहे हैं कि नहीं। पेपर 1 के मार्क्स के हिसाब से आप कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं, पेपर 2 के मार्क्स आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
तो जब आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो फिजिकल की डेट आने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ 15 दिन पहले आएगी। तो आप क्या करिए कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अपने फिजिकल की। आप दौड़ने जाइए हर रोज। अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। फॉर फीमेल्स दे आर अ लिटिल बिट डिफरेंट देन फॉर मेल्स। आपकी 100 मीटर की रेस होती है, मेल हैव टू कंप्लीट इट इन 18 सेकेंड्स, फीमेल के लिए 16 सेकेंड होता है। आपकी 800 मीटर की रेस होती है, मेल के लिए ये 3 मिनट 45 सेकेंड होता है, फीमेल के लिए ये 4 मिनट 45 सेकेंड होता है। आपकी लॉन्ग जंप होती है, मेल के लिए ये 3.5 मीटर की होती है, फीमेल्स के लिए 3 मीटर की होती है। लॉन्ग जंप में आपको 3 चांसेस मिलती हैं। और लास्ट में आपको शॉर्ट पुट होता है जो सिर्फ लड़कों का होता है। अब जब आप इन सारे प्रोसीजर्स को आपको पता है कि ये प्रोसीजर्स क्या हैं, तो आप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि आप यूट्यूब पे देख सकते हैं क्या होती हैं, कोई कोचिंग होती है आप ज्वाइन कर सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। मैंने पर्सनली अपने घर ही पर रह के प्रैक्टिस की थी। वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू लिफ्ट योर बॉडी, फॉर एग्जाम्पल इन अ लॉन्ग जंप। तो रेगुलर प्रैक्टिस इज द की, आप उसको छोड़ नहीं सकते। सुबह और शाम आप हाफ्स में डिवाइड कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं, 1 घंटा आप मैक्सिमम रनिंग को दीजिए, आपका स्टैमिना बन जाएगा। पेपर क्लियर करने से फिजिकल के बीच में 1 महीने का गैप होता है, दैट इज इनफ टू बिल्ड द स्टैमिना एंड कंप्लीट द रेस। फिर आप फिजिकल के लिए जाते हैं, द बोर्ड विच एवर यू गेट, जहाँ पे आप फिजिकल देने जाते हैं, 3 दिन का प्रोसेस होता है और आपको अपने एक्सपेंसेस पे रहना पड़ता है, एकोमोडेशन वहाँ पे। पहले दिन आपके सारे ये फिजिकल टेस्ट हो जाएंगे। कुछ स्टैंडर्ड्स भी होते हैं मेडिकली, जैसे आई साइट के लिए मेरा 2 डायोप्टर है, तो 4 डायोप्टर तक अलाउड है जो लोग चश्मा लगाते हैं। बाकी इसी तरीके और स्टैंडर्ड्स होते हैं कई सारे, नॉक नी को लेके, फ्लैट फुट को लेके, आप उन सबको चेक कर सकते हैं। फर्स्ट डे आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जब आप ये क्लियर करते हैं तो सेकेंड डे आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। जब आप वो भी क्लियर कर लेते हैं तो उसी दिन रिजल्ट आ जाता है और आपका नाम फाइनल हो जाता है और फिर आप इंटरव्यू के लिए फर्दर बुलाए जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू डू नॉट टेक दिस प्रोसेस लाइटली, क्योंकि हमारे टाइम पे अराउंड 1400 बच्चे सिलेक्ट हुए थे फिजिकल के लिए, लेकिन ओनली 700 मेड इट थ्रू और बाकी बच्चे क्लियर नहीं कर पाए थे। द रीज़न इज कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, दे वर नॉट थॉरो विद द टेक्निक। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, लाइटली मत लीजिए प्रोसेस को। फिर जब आप ये भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू भी, क्योंकि हमारे टाइम पे प्रोसेस थोड़ा सा स्लो था तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, पिछली 2 साइकिल्स काफ़ी डिलेड थी, लेकिन आपके टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.5-2 महीने के अंदर इंटरव्यू का कॉल। इंटरव्यू का कॉल आने से पहले आपका एक डैफ होता है विच इज़ अ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम डैफ को कैसे भरें। तो डैफ में स्टार्टिंग में आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं, आपका नाम, आपके फादर का नाम, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी इनकम और बाकी चीज़ें। फिर आपके एजुकेशन डिटेल्स होती हैं, आपने कहाँ से क्या क्या किया है। द कॉलम विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं वो है आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़ का कॉलम और हॉबीज़ का कॉलम। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने स्कूल में, कॉलेजेस में जो भी कभी भी कुछ भी किया हो आप उसको डालिए। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो इट डजेंट मैटर, जस्ट लीव इट ब्लैंक। बट आई वुड एडवाइज यू नॉट टू लीव इट ब्लैंक, एटलीस्ट राइट समथिंग। आपने कुछ तो किया ही होगा, भले ही आप किसी एनजीओ से एसोसिएटेड थे या आपने कोई भी सोशल वर्क भी किया हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। हम हॉबीज़ में आते हैं। हॉबीज़ इज़ अ थिंग जहाँ से आपके लाइक यू कैन से डेफिनेटली क्वेश्चन होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी कोई हॉबी ही नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी की हॉबी ना हो। आप हॉबी कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे टाइम पे मुझे याद है लोगों ने वॉचिंग मूवीज़ भी एक हॉबी डाली थी, तो गार्डनिंग भी एक हॉबी होती है, तो आप ऐसी भी हॉबीज़ डाल सकते हैं। मेरी थी रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग चेस। मैंने चेस कभी प्रोफेशनली नहीं खेला, मैं घर ही में खेलती थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको एज अ हॉबी डाला था। हॉबी के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू प्रिपेयर इट वेरी वेरी थॉरली। आपको उसका बैक फ्रंट सब पता होना चाहिए, क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट वाला एरिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर डाला है कि माई हॉबी इज़ टू वॉच मूवीज़, तो मूवीज़ में आपने डाला माई हॉबी इज़ टू वॉच साइंस फिक्शन मूवीज़ या फिर ऑटोबायोग्राफिकल मूवीज़। आप स्पेसिफाई जितना करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अगर आप ब्रॉडली उनको दे देंगे कि मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, तो वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप स्पेसिफिक रखिए,
मेंशन कीजिए कि किस तरीके की मूवीज़। फॉर एग्जांपल आपने मेंशन किया है कि मुझे एक्शन मूवीज़ देखना पसंद है, मुझे साइंस फिक्शन मूवी देखना पसंद है, तो उसमें वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपने कौन-सी रीसेंट मूवी देखी है, इंडिया में कौन-सी बन रही है, कौन डायरेक्टर है, फॉरेन में कौन-सी बन रही है, आपको हॉलीवुड की मूवी ज़्यादा क्यों पसंद है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, वीएफएक्स क्या होता है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, हाउ दैट टेक्नोलॉजी हैज़ इवॉल्व्ड, कुछ डायरेक्टर्स के नाम। तो इस तरीके की चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब यू हैव टू प्रिपेयर इट एंटायरली, सब कुछ। तो आप डैफ के लिए जाते हैं तो आपका को करिकुलर और हॉबी हो गया, यहाँ से मेजरली आपका क्वेश्चंस आते हैं। बाकी आप क्या करेंगे कि इंटरव्यू का डेट से 2 महीने पहले के न्यूज़पेपर्स को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, उसकी बैक स्टोरी भी। फॉर एग्जाम्पल अगर सिडिशन के ऊपर न्यूज़ चल रही है तो आपको पता होना चाहिए सिडिशन पे लॉ कमीशन ने क्या कहा है, पास्ट में क्या बातें रही हैं, अभी क्या कंटेक्स्ट है और रिफॉर्म्स क्या सजेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जब आप ये भी कवर कर लेते हैं एरिया, तब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में जो पैनल आपका बैठता है वो वही पैनल होता है जो कि आईएएस का इंटरव्यू लेता है, तो आपको अपना कंडक्ट भी उसी हिसाब का रखना है क्योंकि दे एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम यू। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हमें मॉक्स को अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं, तो मैंने पर्सनली मॉक्स दिए थे। मॉक्स आप ज़रूरी नहीं पेड कोर्स लें, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बहुत सारी कोचिंग फ्री मॉक्स भी चलाती हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कोई पेड कोर्स ले सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं, इट इज़ ओनली आपको प्रोसेस के थ्रू थॉरो करने के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की जो आपको याद रखनी है इंटरव्यू के प्रोसेस में इज़ कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप पूरे प्रोसेस को पार कर ले जाएंगे। एक दो क्वेश्चंस का आप आंसर नहीं दे पा रहे, इट डजेंट मैटर, क्योंकि वो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी देख रहे हैं, तो आपको झूठ नहीं बोलना है वहाँ पे भी। जितना आपको आता है स्टैंड बाय इट, ऑलवेज बी स्माइलिंग एंड आप उनको एक पॉजिटिव वाइब दीजिए कि यू आर द ऑफिसर दैट दे आर सर्चिंग फॉर। मेरे टाइम पे मुझे याद है कि कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं दे पाई थी, लेकिन मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया था कि आप एक काफ़ी कॉन्फिडेंट कैंडिडेट हैं, जिसकी वजह से मुझे 105 प्लस विच इज़ 107 मार्क्स इंटरव्यू में मिले थे, विच इज़ ऑल्सो अ रेस्पेक्टेबल स्कोर। तो उस तरीके से आपको अपना कंडक्ट रखना है, कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जब आप इंटरव्यू का प्रोसेस भी क्लियर कर लेते हैं तो आप मेरिट का इंतज़ार करते हैं। इट इज़ अ वेरी हार्ड टाइम, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि आप कट ऑफ क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे। एट दिस टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम स्पेकुलेशंस जो कि चलती रहती हैं कट ऑफ को लेके। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पेपर 1 में ओवर द ईयर्स कट ऑफ 135 गया है, लास्ट 2 ईयर से 135 जा रहा है। अगर आपका स्कोर 150 या 160 भी है या 190 भी है तो यू हैव इक्वल चांसेस ऑफ मेकिंग इन या फिर मेकिंग आउट। मुझे याद है मेरे टाइम पे बहुत लोगों का स्कोर 180 था पेपर 1 में, फिर भी वो मेरिट आउट हो गए। बहुत लोग थे जिनका स्कोर थोड़ा कम भी था, दे स्टिल मेड इट टू द मेरिट लिस्ट। आई पर्सनली हैड अ स्कोर ऑफ 150 इन पेपर 1, 106 in paper 2 and 107 in interview, जिसकी वजह से मेरा क्यूमुलेटिव स्कोर आया एंड आई गॉट रैंक 26। तो आपको एंटायर प्रोसेस में हिम्मत नहीं हारनी है और आपको हर प्रोसेस में अपना पूरा पूरा देना है, लाइक यू हैव टू गिव 100%। आप थोड़ा सा कहीं पे पीछे हो हटेंगे तो आप एंड में रिजल्ट में आप मेरिट में नहीं आ पाएंगे। तो आपको हर प्रोसेस को सीरियसली लेना है और अपना 100% गिव करना है। नाउ इतना सब बताने के बाद कि क्या बुक लिस्ट होती है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं। आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन द ईयर 2020 एंड दिस वाज 2022 का अटेम्प्ट विच आई मेड इट टू द लिस्ट। आई हैड गिवन मेनी सीडीएस एंड एफकेट और सिविल सर्विसेज का भी मैंने एग्जाम दिया। दिस ईयर आई वुड बी सिटिंग फॉर द मेंस एग्जाम। तो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि बहुत सारे फेलियर्स आएंगे। आई हैव वेंट टू मेनी एसएसबीज और मुझे बहुत रिजेक्शन फेस करना पड़ा है। मैं स्क्रीन आउट हो जाती थी या कॉन्फ्रेंस आउट हो जाती थी, तो कभी कभी आपके मन में डाउट आता है कि मे बी आप यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट। लेकिन आपको हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है, क्योंकि अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो मे बी दिस डे वुड नेवर कम। अगर मैंने एसएसबीज में हिम्मत हार ली होती तो शायद आज ये दिन ना आता कि मैं ये रैंक पा पाती। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस से थोड़ा दूर रखिए, सोशल मीडिया को आप मिनिमाइज कर दीजिए और अपना जो फ्रेंड सर्कल है आप उसको थोड़ा सा कंसाइज कर लीजिए, से पॉजिटिव लोगों से अपने आप को सराउंड कीजिए।
मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए। मेरे फादर वॉज पर्सनली वेरी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। मैं अपने मॉक्स उनको देती थी, वो एनालाइज करते थे। आई हैड अ फ्रेंड हु यूज्ड टू एनालाइज माई मॉक्स एंड गिव मी इंसाइट्स। दोज इंसाइट्स हेल्प मी अ लॉट इन माई इंटरव्यू। तो उस तरीके से आपके कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं, आपके फादर आपका हेल्प कर सकते हैं। तो आपको अच्छे लोगों का मतलब यू हैव टू टेक द सपोर्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो इन द एंड मिस्टेक्स यही हैं कि अटेम्प्ट द पेपर टू द फुलेस्ट, और पेपर 2 में रेगुलर प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मैंने पर्सनली कभी भी कोई कोचिंग नहीं ली, दिस एंटायरली वाज थ्रू सेल्फ स्टडी। तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पेपर 2 के लिए आप ऑनलाइन देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व यूट्यूब पे लोग डालते हैं, अपनी सैम्पल आंसर कॉपीज भी डालते हैं। आप पहले खुद लिखिए, फिर आप उसको ऑनलाइन मैच कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। हमेशा ट्राई कीजिए कि यूपीएससी की जो स्टैंडर्ड कॉपी होती है मार्केट में अवेलेबल होती है, आप उसी पे प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको एंड टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। टाइम मैनेजमेंट इज द इशू, फॉर फिजिकल रेगुलर प्रैक्टिस इज द इशू, and for interview confidence is the key, and also being thorough with the news and other things. Also I would thank DKT. DKT एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे एस्पिरेंट्स लर्न कर सकते हैं। मैंने पर्सनली DKT के बहुत वीडियोस देखे थे व्हेन आई अप्रोच्ड दिस एग्जाम एंड ऑल्सो अदर एग्जाम्स ऑल्सो। तो DKT को भी मैं थैंक करूँगी कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज यहाँ बैठ के आप लोगों को गाइड कर सकूँ। तो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड आई थैंक देम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।